हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत हम देखेंगे हास्याकरण की समझ। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए हास्याकरण है क्या, क्या उसकी समझ है। इन सभी पर हम लोग आज जो है अपने चैप्टर के अंतर्गत आपका बात करने वाले हैं और एक एक करके हम इस चैप्टर के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उनको सारा गौर करके देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? और सभी को हमें गौर करके आपका देखना है। अब देखिए, सामाजिक रूप से हास्यों पर होने का क्या मतलब है। सबसे पहले मैं आपको आपका जो चैप्टर है वो दिखा देता हूं ताकि आपको पता लगे। देखिए, यूनिट 4 है आपका। हास्याकरण को हम लोग आपका देख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं और इसको आपका समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये हमको देखना है। अब देखिए, ठीक, अब सबसे पहले इसी चीज को हम लोग आपका पढ़ेंगे क्या मतलब है और एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। देखिए, आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर जगह खाली होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता। कह रहे हैं कि जो आपकी किताब होती है उस पर बाईं ओर पर कुछ चीज आमतौर पर कुछ जो जगह होती है वो खाली होती है और वहां क्या होता है, वहां कुछ आपका लिखा नहीं जाता। ठीक, उसे उस पन्ने पर उस पन्ने को से क्या कहते हैं आपका, हाशिया कहते हैं। यानी कि जिस पन्ने पर आपकी बची हुई जगह होती है उस बची हुई जगह को हम लोग हाशिया कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए ये आपकी बुक का पेज है और ये जो आपकी जगह बच गई है ये हाशिया है, ऐसे मान लीजिए। सिंपल है? आगे बात समझ आ गई ना? आगे देखते हैं। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। देखिए, दोबारा पढ़ लेते हैं। आप कॉपियों पर जिन पन्नों पर लिखते हैं उनके बाईं ओर जगह खाली होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उसे पन्ने का हाशिया कहते हैं। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिए का मतलब होता है कि जिसके किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जिस किसी को कहां ढकेल दिया जाए, हाशिए पर या आपका किनारे पर अगर किसी को ढकेल दिया जाए। ऐसे में व्यक्ति चीजों में केंद्र नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज है जिसको आप अपनी कक्षा या खेल के मैदान में कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, कैसे नहीं, एक जैसे नहीं है, यानी अगर संगीत या फिल्म में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपको बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज्यादा मजे नहीं लेते, आप अगर वह खेल नहीं खेलते जो ज्यादा बच्चे खेलना चाह रहे हैं, आप अगर पहनावा लगता है आप तरह का है, तो इसकी बात की गुंजाइश बढ़ जाती है कि जो आपके साथ के संगति हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, वो आपको अपने बीच में कहीं ना कहीं नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? वो अपने बीच का आपको नहीं मानेंगे और ये चीजें आपकी बढ़ जाती। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि औरों से अलग है। गोया आपकी बात, आपके एहसास की सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है और औरों को पसंद नहीं है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिनसे इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशिया की वजह से हो सकता है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म, वे अपनी गरीबी के कारण समाज हैसियत में कामतर जाने के लिए की वजह से शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देख पाते। यही वजह है कि खुद के हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशिया समूह को लोग दुश्मन या डर की भावना से भी आपका देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदाय के संसाधनों और
मौकों को फायदा उठाने से रोकता है। कह रहे कि अगर कोई व्यक्ति अलग थलग हो जाएगा, उसका हमको इफेक्ट आपको समाज में दिखाई देगा। कैसा कि जो भी आपका समुदाय होगा, तो संसाधन के और रिसोर्सेज के जो उनके मौके मिलेंगे, वो फायदा उनको नहीं मिलेगा। फलस्वरूप एशियाई समुदाय के अपने अधिकार की आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज में ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजयता का एहसास रहता है। जिनके पास जमीन है और धन दौलत, जो पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब यह है कि हास्याकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज में कुछ न कुछ तबकों के हाशियों महसूस कराने के लिए विवश करते हैं। क्या करते हैं? उनको कुछ ना कुछ महसूस कराने के लिए आपका विवश करते हैं। इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदाय के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिया पर माना जाता है, यानी कि उनको समाज से एक दरकिनार कर दिया गया है, एक कोने में रख दिया गया। ये देखिए, इस पेज का हाशिया क्या है, ये तो इस तरह से उनको अलग रख दिया गया है। तो उनको पढ़ेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है वो समाज, क्या है दायरा। इसके माध्यम से हम लोग एक एक करके थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए आदिवासी और हाशियाकरण, ठीक है, इस पर हम लोग आज आपकी बात करने के कह रहे। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा आदिवासी लोग कौन होते हैं। हम इनको कहते हैं आपका ट्राइबल, जनजाति भी हम इनको बोलते हैं। देखिए, आदिवासी वो लोग हैं जो समाज की मूलभूत विचारधारा से आपके पिछड़ गए हैं और जो आपका बहुत लंबे समय तक आपके जंगलों में रहे, जंगलों में अपना निवास किया और जंगल को ही अपना घर मान के बैठे हैं। वो समाज की मूलभूत विचारधारा से अलग है। क्लियर है? क्या है? समाज की मूलभूत विचारधारा से अलग है। अब ऐसा ही हम लोग एक पढ़ेंगे। सोमा और हेलेन दादी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही है। अरे देखो, आदिवासी की नाव। दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाजते ही क्यों दिखाते हैं? अब देखिए, उसके मन में प्रश्न आया कि दादू ऐसा क्यों है कि जो आदिवासी लोग हैं उनको नाचते गाजते ही हमेशा क्यों दिखाते हैं? ठीक, अब ये प्रश्न उसके मन में उठ रहा है। जाहिर है कुछ तो है। अब देखिए, हाँ, क्या क्या हमारे बारे में वे कुछ और नहीं जानते? सही कहा तुमने, आदिवासी की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज्यादातर लोग इस बात का कुछ पता ही नहीं है। अब क्या नहीं पता है, देखते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमने अपनी जरूरतों की सारी चीजें और जमीन और जंगलों से मिल जाती थी। हमें भी अपनी धरती, जंगल और नदियों को बहुत कदर थी। कह रहे कि हमको बहुत वैल्यू थी। जो हमारे पास जितनी भी चीज थी, चाहे उसमें नदी रही हो, चाहे वहां हमारी आपकी जंगल संपदा हो, हमें उसकी बहुत वैल्यू थी। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग, अफसरों और ठेकेदार ने बहुत सारे जंगल साफ कर डाले। अगर हम जंगलों को बचाते तो हमारी पिटाई करते, हमें अदालत में घसीटा ज्यादा था। वहां ना तो हमें वकील मिलता था और ना ही हमारा मुकदमा खुद लड़ सकते थे। देखिए किस तरह की स्थिति बता रहे हैं कि हमने वनों को रखाने के लिए सारी कोशिश की। अगर हम जाते तो कहाँ जाते, क्योंकि सरकार हमारी नहीं सुन रही थी। ठीक है, और दूसरी बात, हमारे सामने सबसे बड़ी ये मुसीबत हो गई थी कि आखिरकार ना तो कोई हमारा मुकदमा लड़ने वाला था, ना कोई हमारी सुनवाई करने वाला था। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? अब वो कह रहे हैं कि आपने अपनी जान कैसे बचाई। अब देखिए, हम में से बहुत सारे लोग अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय पर मिलते गए, हमने उन्हें करने लगे। अब कह रहे जो काम धंधे मिले, फिर
एक अफसर आया, उन्होंने कहा कि हमारी जमीनें के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम जमीन उन्हें बेच देते हैं तो हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हो गए और कुछ को लगता था कि इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता नहीं था कि अंगूठे के निशान लगाकर वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्हें छोटी मोटी नौकरियों पर रखा, लेकिन ज्यादातर लोग जमीन नहीं बेचनी। अब देखिए ऐसे दिखाया है फाइल आदिवासी भूमि अधिग्रहण, ये दिखा रहे हैं। अब देखिए तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह के धमकाने लगे, तरह तरह से। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की जमीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली रातों रात नामो निशान से गायब हो गई। कैसी हो गई? जो हमारी जीवन शैली थी वो आपका पूरी तरह से आपका बदल गई। अब देखिए क्या कह रही, ओ दादी ओ दादू, और हमारी जमीन उसका 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला और मैं अपने ज्यादातर दोस्तों से उसके बाद भी वहां कभी नहीं मिल पाई। अब देखिए शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन ही चले। हमारे पास रोजी रोटी कमाने का कोई साधन ना बचा था। हम सब वहां किराए के एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ जिंदगी और खुले माहौल की हमें बहुत आदत थी। कैसी आदत थी कि वो हमेशा खुले माहौल में रहते थे। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को हमने कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारी मजाक उड़ाते थे। हम घर पर में संथाली भाषा में बोलते थे, इसलिए हमें हिंदी की बात करनी नहीं कर पाते थे, यानी कि हिंदी जो था उसे भी अच्छे से नहीं बोल पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। अब देखिए क्या है, तुम लोग भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकते हो। इससे वे कुछ काफी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। अब क्या कह रही है कि मैं आदिवासियों की जो कहानी है उस पर मैं एक अपनी फिल्म बनाऊंगी। अब देखिए अभी आपने किस तरह से दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा, और दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। और इस समुदाय के हास्यकरण के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए सिंपली आप ये समझिए बच्चों कि जितना भी आप लोग इसको देखेंगे हास्यकरण में, आपको स्पष्ट रूप से आपको समझ आएगा कि जो ये हास्यकरण की कहानी आप लोग आपका देख रहे हैं, इस हास्यकरण की कहानी के अंतर्गत ये कोई नई बात नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल के कुछ ऐसा हिस्सा हो, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, ठीक है, जहां पर जो लोग आदिवासी लोग थे जिनका जीवन आपके जंगल में कटा, उनको जब जीवन का उनका अंतिम पड़ाव था, सरकार और ठेकेदारों ने अपने लालच के चलते लोगों को वहां से निकाल दिया, आपका खदेड़ दिया, जिनसे उनका जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। क्लियर है? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने, हमारे समाज में, हमें न्यूज़पेपर में, फिल्म, रेडियो इत्यादि के मैसेज के माध्यम से, प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी जानकारी हमको दिखाई पड़ती है और बहुत सारी जानकारी जो है हमको मिलती है। यह आपको समझ आना चाहिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन आया, आदिवासी कौन लोग हैं? अब सबसे पहले ये हमें पता करना है कि हम बहुत देर से कह रहे हैं आदिवासी आदिवासी। कौन है आदिवासी लोग? बताइए। चलिए उससे पहले कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कौन है आदिवासी लोग? बताइए बच्चों, दिखाई देगा आपको।
देखिए, आदिवासी समूह का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समूह हैं जो जंगल के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत में 8% आबादी आदिवासियों की है। क्या कह रहे हैं कि आदिवासी सबका मतलब क्या है? मूल निवासी, ऐसे समुदाय जो क्या है आपका जंगलों में ही आपके जीते आए हैं और आज भी जी रहे हैं। और कह रहे हैं कि भारत की जो 8% आबादी है उसमें कितना है आदिवासी निवास करते हैं, यानी कि ये नंबर बहुत बड़ा है। यानी कि भारत की 100% पॉपुलेशन में 8% पॉपुलेशन किनकी है? आदिवासी, यानी कि जो लोग आज भी जंगल को अपना घर मानते हैं और जंगल में ही जीते हैं और जंगल की वन सभ्यता को ही अपना घर वार सब कुछ समझते हैं। क्लियर है? आज भी ऐसे कितने लोग हैं? 8% ऐसे लोग हैं। क्लियर है? यह आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग इसमें आगे। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाके में, कह रहे जितने भी आपके माइनिंग के बड़े बड़ी जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो कहाँ लगे हैं? आदिवासी क्षेत्र में लगे हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। क्या नाम दिया गया बच्चों? अभी ध्यान देना है आपको। क्या नाम आ रहा है? देखिए आपको दिखाई दिया अभी, राउरकेला, बोकारो, ये आपको मिले। ठीक है, तो ये आप इनमें देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों? ये सब ऐसे स्थान हैं जहां पर बड़े बड़े आपके क्या है इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो आपके यहाँ दिखाई देंगे। ठीक, आदिवासी की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से भी ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। अब देखिए कितने प्रकार के समूह दिखाई दिए भारत में आदिवासियों के? आपको 500 प्रकार के समूह दिखाई दिए। अब इन 500 प्रकार के समूह में क्या सभी एक जैसे हैं? नहीं, हर एक समुदाय की भाषा, ठीक, उनका कल्चर यानी कि उनकी संस्कृति, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी जीवन शैली सब एक दूसरे से अलग है। कैसी है? एक दूसरे से अलग है। उनका जीवन शैली, रहन खान, पान पीन, सब भाषा बोली अलग है। कोई संथाली बोलता है तो कोई और भाषा अब बोलता है। अब मुझे प्रश्न ये बताना है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति कौन सी है? कौन सी है बच्चों? ये आपको बताना है। ठीक, कि और कैसा उनका लाइफ है, थोड़ी उनके बारे में स्टडी करिए। अब देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासी काफी बड़ी संख्या में है। यानी कि ये ऐसे राज्य हैं जहां पर अच्छी खासी पॉपुलेशन हमको मिलती है। किनकी? आदिवासी लोगों की। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आदिवासी लोग हैं, नहीं, इनके भारतीय स्वतंत्रता में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा ही नाम आपने सुना होगा बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह, याद है? तो वो इससे ही संबंधित है, वो आदिवासी लोग थे। क्लियर है? ठीक, नागालैंड में भी एक आपका विद्रोह हुआ था जिसे 12 साल की बच्ची लीड कर रही थी, वो भी आदिवासियों से संबंधित था। ठीक, तो इतना समझ आया आपको? अब देखिए अकेले उड़ीसा में ही 60% से ज्यादा अलग अलग जनजाति समूह हैं। कहां पर? उड़ीसा में ही कितने हैं? 60% से ज्यादा अलग जनजाति आपको समूह देखने के लिए मिलेंगे। आदिवासी औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंचा नीचा का फर्क बहुत कम है। यानी कि उनके यहाँ सामाजिक विभाजन, सोशल डिस्पैरिटी जो है वो आपकी नहीं है। यानी कि उनके यहाँ समानता की बात करते हैं। इसी वजह से आदिवासी जो भी लोग हैं आदिवासी
समुदाय वर्ण जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजा के शासन समुदाय से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी कि यहाँ जाति समूह आधार पर कोई किसी प्रकार की चीजें जो है आपकी नहीं देखी जाती हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। आदिवासी के बहुत सारे जनजातीय धर्म हैं। कैसे हैं? सबके अलग अलग धर्म है, सबके देवी देवता अलग है, उनकी पूजा करने का पैटर्न अलग है, उनके खान पान रहन सहन सब क्या है, एक दूसरे से आपके बहुत डिफरेंट है। ठीक, अब देखिए, उन्हें धर्म ईसाई, हिंदू, इस्लाम आदि से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्राकृतिक की उपासना करते हैं। प्राकृतिक से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी हैं और इनका वहां निवास माना जाता है। गांव आत्माओं को अक्सर गांव की सीमा के भीतर निरंतर पवित्रता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों में उनकी घरों की उपासना की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध, ईसाई आदि धर्मों व शाक्य वैष्णव भक्तिपन से भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि आदिवासी के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी पंथ और बंगाल और असम में शक्ति एवं तांत्रिक परंपरा इसके एग्जाम्पल हैं। क्या है इसके एग्जाम्पल? यानी कि जगन्नाथपुरी को देखकर वो लोग क्या हो रहे हैं, आपका चेंज हो रहे हैं, वो आपका बदल रहे हैं। ठीक, ये आपको इसमें देखना होगा। ठीक है ना। असम में आप देखते हैं कि देवी शक्ति की उपासना है, देवी शक्ति की पूजा की जाती है, और ये लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते हैं? देखिए, पर्वत, नदी, पशु, आत्मा, इन सब की ही जुड़ा है इनका चीजें। तो यानी कि जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, इनका डिपेंडेंसी, इनकी पूजा का जो प्रेयर का पार्ट है, वो कौन है? वो प्राकृतिक क्षेत्र है। ठीक है, और सब जनजातियों के धर्म उपासना करते हैं और प्राकृतिक गांव, ये चीजें। ठीक है, ये आपको देखना होगा। अब देखिए, 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासी ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। कह रहे जो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने कौन सा धर्म को एक्सेप्ट कर लिया? बच्चों, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने ईसाई धर्म को आपका स्वीकार कर लिया। अब क्यों किया उन्होंने धर्म स्वीकार? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी रहा है। और आप देख सकते हैं कि जब अंग्रेजी हुकूमत भारत में थी और आपका ईसाई मिशनरी हैं भारत में काम कर रहे थे, तो उस समय की स्थिति के अनुसार ये लोग आपका जंगलों की तरफ अपना मूवमेंट किया और वहां के लोगों को समाज से जो अलग थलग पाए, उनको अपने धर्म के बारे में अच्छा ही बताकर उनको कन्वर्ट करने की कोशिश भी की। अब देखिए, आदिवासी अपनी भाषा रही है, उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभव उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं में बंगला जैसी मुख्य धारा में भारतीय भाषाओं के गहरे तौर पर प्रभाव है। इसमें संथाली बोले जाने वाली संख्या सबसे ज्यादा है। अब आपको ये समझ आएगा कि आदिवासी लोगों में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए जो संथाल लोग हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है संथाली, उसको हम कहते हैं। ठीक, संथाल विद्रोह देखिए, बिरसा मुंडा वाला, वो वहां से ही संबंधित आएगा। उनकी भाषा आधार, उनके तरीके आपको पूरी तरह से आपको समझ जो है आ जाएंगे। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं वो? आपका संथाली भाषा बोलते हैं। ठीक, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है और एक एक करके आपको इन सारी चीजों के विषय में आपको पढ़ना है और आपको इनको देखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं
कि उनकी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं इंटरनेट पर, कुछ उनकी पत्रिकाएं भी आपकी मौजूद हैं, कुछ आपको चीजें जो हैं आपको मौजूद भी दिखाई देंगी। तो आज हमने आपका बेसिकली आदिवासियों के विषय में पढ़ा, उनकी जनसंख्या, उनकी कल्चर के विषय में पढ़ा, और मेन चीज थी हमने इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे बड़ी बात थी, हमने ये समझा कि आखिरकार हास्याकरण क्या है। ठीक, ये हमको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।